हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सचिन क्लासेस पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ट्रांसफार्मर जो कि विद्युत का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में परिचय उसका। ट्रांसफार्मर वह स्थिर उपकरण है जो कि बिना फ्रीक्वेंसी को बदले अल्टरनेटिंग विद्युत ऊर्जा को कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज या अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। स्थिर उपकरण ट्रांसफार्मर जैसे मोटर में हमारे घूमने वाले भाग होते हैं, और ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे मोटर में हमारा रोटर होता है जो कि एक घूमता हुआ पार्ट है, इसलिए उसमें फ्रिक्शन होता है तथा हानियाँ ज़्यादा होती हैं। इस हिसाब से ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। और यह बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी देखें, अगर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसका पुराना मात्रक होता है साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। F बराबर होता है PN/120। तो भारत में फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज माना जाता है तथा इसका टॉलरेंस होता है ±3%। तो भारत में अगर क्वेश्चन आता है भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, तो वो होता है 50 हर्ट्ज। अगर टॉलरेंस पूछता है तो टॉलरेंस होता है ±3%। मतलब अगर 50 हर्ट्ज से के 3% से अधिक या कम भी हो सकता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 और जोसेफ हेनरी ने 1832 में करके दिखाया था। आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में बताइए, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रांसफार्मर में हम डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर में अगर डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर की अगर प्राइमरी वाइंडिंग में आप डीसी सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी जल जाएगी, इसलिए हम डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड स्टील सिलिकॉन स्टील रोड का प्रयोग किया जाता है। लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील रोड का प्रयोग किया जाता है। इसके निर्माण के लिए लौह में 3.8% से 4.5% तक सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है, या कह सकते हैं 4 से 5% तक सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है। अगर ऑप्शन में 3.8% से 4.5% मिलता है तब आप सीधा सीधा यही लगा देंगे, अदरवाइज 4 से 5% तक सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है, तब हमारा सिलिकॉन स्टील क्रोड बनता है। कोर को लैमिनेशन वार्निश के द्वारा दोनों तरफ से इंसुलेट किया जाता है। जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको हम वार्निश के द्वारा लैमिनेशन करते हैं। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोर को लैमिनेशन हम किसके माध्यम से देते हैं, तो कोर को लैमिनेशन हम वार्निश के माध्यम से कह देते हैं। अक्सर लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, माइका भी लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो कोर को हम लैमिनेशन वार्निश के द्वारा करते हैं। कोर में एडी करंट हानि को कम करने के लिए पतली लैमिनेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सामान्यतः मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है।
यह भी एग्ज़ाम में बहुत अधिक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। तो 0.35 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स का आसान रास्ता प्रदान करना है। तो जो हमारी कोर का कार्य होता है वह केवल मैग्नेटिक फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना होता है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या बनता है कि कोर का क्या कार्य होता है, तो सीधा सीधा हम उसका आंसर क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि कोर के जिस भाग पर वाइंडिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। कोर के जिस भाग पर वाइंडिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लिम्ब कहते हैं। उसे हम लिम्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक कोर दिखाई गई है सेल टाइप कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, ये हमारी कोर है जो कि कई पतली पतली लेमिनेशन की पत्तियों को जोड़कर बनाया गया है। अगर हम LT को प्राइमरी वाइंडिंग मान लें और ST को सेकेंडरी वाइंडिंग मान लें तो क्या होगा, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में आपके देखिए टर्न कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा हैं, तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर हम इसके उल्टा विपरीत कर दें, अगर हम ST साइड को प्राइमरी वाइंडिंग मान लें और LT साइड की सेकेंडरी वाइंडिंग मान लें तो क्या होगा, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स अधिक हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम हैं, इसलिए यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब बात आती है जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि कोर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है। तो ये जो हमारी कोर हैं इनका काम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। मान लीजिए हमने प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित की, तो इसमें इंडक्शन के माध्यम से, एक सेल्फ इंडक्शन के माध्यम से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। फैराडे के लॉ के अनुसार यदि हम किसी कुंडली में अल्टरनेटिंग करंट को प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उस क्वाइल में या उसके पास में रखी क्वाइल में विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाएगा, उसमें भी एक EMF उत्पन्न हो जाएगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चारों तरफ उसके बहने लगता है। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम दूसरी वाइंडिंग को रखते हैं तो उसमें भी एक EMF उत्पन्न हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो कोर का कार्य यहाँ क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना है। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन की पतली पतली पत्तियों से जोड़कर हमारी पूरी कोर बनी है। तो ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें L शेप की दो क्वाइल पत्तियों को मिलाकर ये आयताकार एक कोर बनाई जाती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की पतली पतली लेमिनेशन पत्तियों का प्रयोग होता है, तो L शेप की पत्तियों का प्रयोग होता है। दो L पत्तियों को जोड़कर हम इसको आयताकार कोर के रूप में डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा कहलाती है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अगला भाग देखते हैं, इसका पॉइंट जो हमने देखा था मोटाई। तो इन कोर की मोटाइयों, पतली पतली पत्तियों की मोटाई जो होती है वो क्या होती है, 0.35 mm से 0.5 mm। जो इन पत्तियों की मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm होती है। यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पॉइंट था, कोर को लेमिनेशन वार्निश के द्वारा दोनों तरफ से इंसुलेट किया जाता है। तो इन कोरों को जो वार्निश के द्वारा इंसुलेट किया जाता है, पतली पतली पत्तियों को वार्निश के द्वारा इंसुलेट करते हैं। ये हमारे
कोर कंस्ट्रक्शन टाइप के ट्रांसफार्मर हैं। तो पहला इसका क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमने बताया कि दो एल शेप की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। एल शेप, दो एल साइज के पत्तियों को जोड़कर हम क्या करते हैं, एक आयताकार कोर बनाते हैं। अगला टाइप देखते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, चीज़ें सारी इसमें भी वही रहती हैं, बस इसमें लिम्ब जो हम बताए थे, लिम्ब क्या होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमको दो लिम्ब मिलती हैं जिन पे हम वाइंडिंग करते हैं। एक ये लिम्ब हो गई, एक ये लिम्ब हो गई, जिन पे हमारी अलग अलग वाइंडिंग होती है। एक लिम्ब पे हमने प्राइमरी वाइंडिंग कर ली और एक पे सेकेंडरी वाइंडिंग टाइप कर ली। इसी तरह सेल टाइप ट्रांसफार्मर में तीन लिम्ब मिलती हैं, जो कि किससे मिलती हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी पतली पतली पत्तियां प्रयोग की जाती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक ई टाइप और आई टाइप। इन दो शेप की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। तो अगर एक ई टाइप की पत्ती ऐसे रख दी जाए और एक आई और एक फिर ई टाइप की पत्तियां ऐसे रख दी जाएं तो हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर की कोर बनती है, जिसमें हमारी लिम्ब की संख्या कितनी हो जाती है, 3, 1, 2, 3। तो लिम्ब की संख्याएं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितनी होती हैं, 3। लिम्ब किसे कहते हैं, बताया था कि जिस पर हमारी वाइंडिंग की जाती है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बीच वाली लिम्ब का चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए इसी पर हमारी दोनों वाइंडिंग को किया जाता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है सिलेंड्रिकल टाइप, एक होती है सैंडविच टाइप। तो ये जो वाइंडिंग सेल टाइप में दिखाई गई है इसको कहते हैं सैंडविच टाइप। सैंडविच टाइप वाइंडिंग में एक वाइंडिंग के ही ऊपर दूसरी वाइंडिंग कर दी जाती है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच टाइप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किस टाइप का वाइंडिंग का प्रयोग, सैंडविच टाइप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिलेंड्रिकल टाइप स्विच वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ बहुत ही कम होता है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते भी बहुत होते हैं, कोरों की संख्या भी बहुत होती हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है आजकल। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, जो हमारे ट्रांसफार्मर के टाइप हैं उसके आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का टाइप। तो नंबर 1 हमारा ट्रांसफार्मर का टाइप है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि सभी ने सुना होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। मतलब जो अभी हमने बताया था कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग हमारी जैसे 11 kV है और आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें 33 kV मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब अगर हम प्राइमरी में 11 kV की सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से 33 kV की सप्लाई लेते हैं, तो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह प्रायः 3 फेज डेल्टा डेल्टा ही प्रकार का होता है। डेल्टा डेल्टा इसके वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं। वाइंडिंग के कनेक्शन भी दो प्रकार से किए जाते हैं, डेल्टा तथा स्टार में। यह हम 3 फेज पॉलीफेज सिस्टम में पढ़ेंगे। देखते हैं दूसरा टाइप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो इसके नाम से ही पता चलता है, जो स्टेप डाउन कर रही है, चीज़ को डाउन कर रही है। मतलब जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है
वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। मतलब अगर हम प्राइमरी वोल्टेज 11 kV अगर देते हैं, 11 kV अगर ये चेंज करके 440 वोल्ट में देता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये क्या कर रहा है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल रहा है। यह प्रायः 3 फेज डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं। स्टार प्रकार कनेक्शन में हमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि हमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है। स्टार कनेक्शन का डायग्राम ऐसे होता है। तो एक हो जाता है P1, P2, P3, तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और ये जो हमारा बीच का पॉइंट मिलता है ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन। अगर डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध नहीं होता है। डेल्टा कनेक्शन में खाली P1, P2, P3 मतलब 3 फेज़ों के ही लिए पॉइंट बने होते हैं, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं उपलब्ध होता है। अगर हम बात करें आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर तथा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो आइए देखते हैं पहले ऑटो ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो केवल म्यूचुअल इंडक्शन पे सिद्धांत पे कार्य करता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन क्या है अभी हम आगे बताएंगे। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। तो आइए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर पर, यह हमारी कोर है जिस पर हमें एक वाइंडिंग लपेटी हुई दिखाई गई है। यह हमारी एक वाइंडिंग लपेटी है। अगर हम इसके पूरे भाग को प्राइमरी वाइंडिंग मान लें, प्राइमरी वाइंडिंग मान लें, और इसके आधे भाग को सेकेंडरी वाइंडिंग मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि इसकी पूरी वाइंडिंग में हम अधिक वोल्टेज दे सकते हैं और सेकेंडरी से हम कम वोल्टेज लेंगे, तो ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसकी विभिन्न ब्रांचेस बांट दी जाती हैं वाइंडिंग के टर्नों के आधार पर। जैसे इस कम वोल्ट आधी 20% अगर हम इसके टर्नों का भाग लेंगे तो कम वोल्टेज, 40% अगर टर्नों का भाग लेंगे तो उससे अधिक वोल्टेज, 60% अगर टर्नों का भाग लेंगे तो उससे अधिक वोल्टेज होगी। तो अगर हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को, पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम इसकी आधी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग मान लें, आधी वाइंडिंग को अगर हम पूरी प्राइमरी वाइंडिंग मान लें और पूरी वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग मान लें, तो ये ट्रांसफार्मर क्या बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सब लोग जानते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर, सबने देखा होगा, सबने यूज़ किया होगा। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। मोटरों की वोल्टेज वेरिएशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा टाइप, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाई टेंशन लाइन में उच्च मान की वोल्टता तथा धारा के मापन में प्रयोग में लाए गए ट्रांसफार्मर
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मतलब हाई टेंशन लाइन में उच्च मान की वोल्टता तथा धारा के मापन में प्रयोग में लाए गए ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी या सेकंड नंबर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी। तो पहले बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह हाई टेंशन तथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन की करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि अगर हम एसटी लाइन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन की करंट को मापने की कोशिश करें तो उसके प्रयोग के लिए हम सीटी का यूज़ करते हैं। अगर उसका हम डायरेक्ट अमीटर या वोल्ट मीटर के माध्यम से अगर हाई टेंशन लाइन को मापेंगे तो हमें बहुत बड़ा वोल्ट मीटर या अमीटर का यूज़ करना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम एक युक्ति जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं उसके माध्यम से हम हाई टेंशन लाइन का मापन करते हैं, करंट और वोल्टेज का। और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यह क्या काम करता है कि हाई टेंशन लाइन की वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फिगर के माध्यम से अगर हम समझें तो यह हमारी एक कोर है जिसके प्राइमरी वाइंडिंग में केवल सिंगल वायर या मोटे तार का एक टर्न लपेटकर प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम अधिक टर्नों को रखते हैं ताकि हमारा वोल्टेज अधिक रहे। इसीलिए कहा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसको छूने से हमें शॉक लग सकता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग की सप्लाई से ही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग मैकेनिकली जुड़ी होती है। ये हमारा सीटी ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं पीटी। पीटी में हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न तथा पतले तारों का प्रयोग किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में मोटे तार और कम टर्न का प्रयोग किया जाता है। और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न में हम एक वोल्ट मीटर जोड़कर वोल्टेज का मापन करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के विभिन्न भाग हैं जो कि हम यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप सबको बताते हैं। सबसे पहला है प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व जो होता है वो कंजर्वेटर की पाइप से जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है कि यह प्रेशर को रिलीज करता है। जब कभी ट्रांसफार्मर के अंदर अधिक गैस बनने लगती है तो वह एक प्रेशर के माध्यम से ऊपर की ओर उठती है। गर्म गैसें क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, तो वो अधिक दाब बनाती हैं। तो प्रेशर रिलीज वाल्व का क्या काम है कि गैसों को अपने वाल्व के माध्यम से बाहर निकालना। दूसरा अगर हम देखें तो बकोल्स रिले, यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में इसका यूज होता है। बकोल्स रिले यह चुंबकीय आधारित एक रिले होती है जो कि हमें अलार्म देके संकेत देती है तथा उस अलार्म के माध्यम से अगर कोई गतिविधि नहीं की जाती है या ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए हम कोई उपचार नहीं करते हैं तो यह रिले के माध्यम से ट्रिप करा देती है ट्रांसफार्मर को और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाता है। यह क्यों होता है? ये भी गैस के कारण ही होता है। अगला पॉइंट है एल्टी पोर्सलीन बुश। पोर्सलीन मतलब चीनी मिट्टी, एल्टी मतलब लो टेंशन पोर्सलीन बुश। तो ये जो बुशेस होती हैं 3 फेज की 3 बुशेस लगी होती हैं जिन पे हम लो टेंशन की सप्लाई को
जोड़ते हैं, जो कि हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी से फेज वायर को सुरक्षित रखती है, मतलब फेज वायर को ट्रांसफार्मर की बॉडी में टच नहीं होने देती। अगला पॉइंट है ऑयल इनलेट वाल्व। ऑयल इनलेट वाल्व क्या है? जिससे हम ट्रांसफार्मर में ऑयल को भरते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑयल इनलेट वाल्व। अगला पॉइंट है सिलिका जेल। सिलिका जेल भी बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिलिका जेल का कार्य क्या होता है कि यह नमी को सोखता है। जो हवा में हमारी नमी होती है वह इसको सोखता है और कंजर्वेटर में सूखी हवा जाने के लिए रास्ता देता है। नमी सोखने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है तथा सूखी सिलिका जेल का रंग नीला होता है। क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि सूखी सिलिका जेल का रंग या नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो सूखी सिलिका जेल का रंग नीला होता है तथा नमी युक्त या खराब सिलिका जेल का रंग गुलाबी होता है। कॉर्नर लिखा है, सॉरी, लेकिन इसका नाम है कोर, जिस पर हमारी वाइंडिंग की जाती है। और वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल भरते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक में हम ऑयल भरते हैं। ऑयल के भी दो कार्य होते हैं। क्या क्या? वाइंडिंग को ठंडा रखना तथा इंसुलेट रखना। वाइंडिंग के कार्य, ऑयल का कार्य दो टाइप का है, कोर को इंसुलेट करना तथा उसे ठंडा रखना। यह क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या कार्य होता है? तो ट्रांसफार्मर ऑयल का दो कार्य होते हैं, वाइंडिंग को ठंडा रखना तथा उसे इंसुलेट करना। ये हमारा एक कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर ड्रम। कंजर्वेटर ड्रम में हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, लेकिन इस ड्रम में जो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है वह आधा ही भरा होता है, जो कि मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ होता है। तो आधा तेल क्यों भरा होता है? जब मुख्य टैंक का ट्रांसफार्मर ऑयल सप्लाई जुड़ने पर गर्म होता है या लोड पड़ने पर गर्म होता है तो क्या होता है? फैलता है तो उसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो जगह कौन देता है? कंजर्वेटर। जब तेल गर्म होकर बाहर निकलता है तो वो कंजर्वेटर में अपना स्थान लेता है, खाली जगह में वह तेल भर जाता है। और जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वही तेल, कंजर्वेटर का तेल, नीचे मुख्य टैंक में आ जाता है, जिससे जो कंजर्वेटर में जगह खाली होती है वह हमें एयर के माध्यम से पूरी करनी होती है। तो वह कार्य कौन करता है? ब्रीदर हमारा। ब्रीदर से सूखी हवा कंजर्वेटर में फिल हो जाती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं एक्सप्लोजन वाल्व। एक्सप्लोजन वाल्व यह क्या करता है? ये भी एक सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है। जब ट्रांसफार्मर में बहुत अधिक गैस बनने लगती है तो ये गैसें एक्सप्लोजन वाल्व के फटने के कारण बाहर निकल जाती हैं। वाल्व खुल के ये गैसें बाहर निकल जाती हैं और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहता है। कंजर्वेटर में ऑयल के लेवल को मापने के लिए एक ऑयल गेज लगा होता है। ऑयल गेज का कार्य क्या होता है? ऑयल के लेवल को मापना। अगला थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को मापना। थर्मामीटर का कार्य ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को मापना होता है। अगला पॉइंट है टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच वही ऑटो ट्रांसफार्मर की बात, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों पर जुड़ा होता है, जैसे टेप नंबर 1, टेप नंबर 2, टेप नंबर 3। तो हम इसको वोल्टेज के आधार पर
सेट करते हैं। अगर हमें अधिक वोल्टेज चाहिए तो हम टेप स्विच के माध्यम से इसे बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट आता है कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप का कार्य क्या होता है? यह तेल को ठंडा करने के लिए होता है। जब हमारी लोड पर वाइंडिंग गर्म होती है, जिससे तेल भी हमारा गर्म होता है, तो तेल इन कूलिंग पाइप के माध्यम से होकर ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। कूलिंग पाइप पर हवा पड़ने के कारण कूलिंग पाइप में स्थित तेल ठंडा होकर नीचे बहता है। तो कूलिंग पाइप का कार्य क्या होता है? ऑयल को ठंडा करना। और ये मुख्य टैंक हो गया जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। ये उसके व्हील हो गए और इसका एक अर्थ पॉइंट होता है। अर्थ पॉइंट किस लिए? कि ट्रांसफार्मर की बाहरी जो हमारी बॉडी होती है उसको अर्थ करते हैं, जिससे कि हमें कोई विद्युत झटका ना लगे। ये सब उसी के पार्ट हैं। कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुशिंग, बकोल्ज रिले, एक्सप्लोजन वेंट, ऑयल गेज, ताप मापी, कूलिंग पाइप, टैपिंग स्विच, जिसके बारे में अभी हमने सारा बता दिया। ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग वाइंडिंग को ठंडा रखने तथा इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वाइंडिंग को ठंडा रखने तथा इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। यह तेल दो प्रकार का होता है, खनिज तेल, सिंथेटिक ऑयल। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। तेल दो प्रकार का होता है, नंबर 1 खनिज तेल, नंबर 2 सिंथेटिक ऑयल। तो जो खनिज तेल होता है वो पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है तथा सिंथेटिक ऑयल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रवों से तैयार किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण। तो नंबर 1 है ऑयल में अधिक गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 ऑयल में नमी नहीं होनी चाहिए। ऑयल में नमी नहीं होनी चाहिए वरना उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगी। फ्लैशिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। फ्लैशिंग मतलब ज्वलन पॉइंट, जो तेल जिस तापमान पर जलने लगे वो अधिक होना चाहिए। लगभग कितना होना चाहिए? होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक शक्ति अधिक होनी चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक शक्ति मतलब बीडीवी अधिक होनी चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल की बीडीवी होती है वो नए तेल की क्या होती है? 50 केवी। 50 केवी इसकी बीडीवी होती है नए तेल की। जो न्यू ऑयल होगा उसकी बीडीवी 50 केवी होनी चाहिए। बीडीवी टेस्ट बीडीवी मशीन के द्वारा किया जाता है। अगर हम पुराने तेल की बात करें, ओल्ड ऑयल की बात करें, तो उसकी बीडीवी 40 केवी से कम नहीं होनी चाहिए। सॉरी। फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जमने का जो एक टेम्परेचर का मान होता है वो 10 सेंटीग्रेड से कम तथा 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर, एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लाभ, मतलब ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, अतः इसमें हानियां भी कम रहती हैं। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, अतः इसमें हानियां कम रहती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफार्मर को बहुत अधिक वोल्टेज पर बनाने के लिए इंसुलेशन करना आसान होता है। ट्रांसफार्मर को बहुत अधिक वोल्टेज पर बनाने के लिए इंसुलेशन करना आसान होता है। अगला पॉइंट, वैद्युतिक मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक रहती है, लगभग 90 से 98% तक रहता है।
एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी सबसे अधिक कब होती है, तो उसका आंसर होगा जब ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होंगे। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉपर लॉस जो हमारा होता है वो लोड पर निर्भर करता है। कॉपर लॉस करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके उपयोग के कारण ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सस्ती पड़ती है। अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की लाइफ अधिक होती है तथा इसकी ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत भी नहीं रहती है। ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों के अनुपात को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। मतलब प्राइमरी के टर्न तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुपात को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और वोल्टेज का अनुपात उस अनुपात के बराबर ही होगा, लेकिन करंट का अनुपात वोल्टेज के अनुपात से उल्टा होगा। इसका चिन्ह के होता है। तो अगर ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करें तो कैसे, इसका फार्मूला क्या होगा, के बराबर NS अपान NP बराबर ES अपान EP बराबर IP अपान IS। ये कहलाता है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों के अनुपात को उसकी ट्रांसफार्मर फॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। वोल्टेज का अनुपात उस अनुपात के बराबर ही होगा, लेकिन जो ये हमारा करंट का अनुपात है वो उल्टा होगा, तो IP अपान IS हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफार्मर में लॉसेस। तो अभी हम बात कर रहे थे आयरन लॉस और कॉपर लॉस की। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होते हैं? यह लॉस ट्रांसफार्मर के प्रत्येक लोड पर एक समान रहते हैं, क्योंकि कोर का फ्लक्स हमेशा स्थिर होता है, इसलिए इस हानि को स्थिर हानि भी कहते हैं। आयरन लॉस, यह लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रत्येक लोड पर एक समान रहता है। मतलब अगर ट्रांसफार्मर पर कोई लोड ना भी रहे तो क्या होगा, आयरन लॉस हमारा बना रहेगा। तो आयरन लॉस को हम स्थिर लॉस भी कहते हैं। आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हिस्टेरिसिस लॉस, नंबर दो एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही जो हमारी सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेशन पत्तियां जो लगाई जाती हैं, ये इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए लगाई जाती हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टेरिसिस लॉस किसके समानुपाती होता है? तो यह फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। WH बराबर F, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। और एडी करंट की बात करें तो एडी करंट किसके समानुपाती होता है? फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे हम ये सारे क्वेश्चन आपको MCQ टाइप क्वेश्चन में कवर करेंगे। अगला जो हमारा लॉसेज होता है वो कौन सा होता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस यह हानि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होती है, जो कि कॉपर की बनी होती है। आयरन लॉस करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। यह हानि प्रत्येक लोड पर बदलते रहते हैं। तो जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है? हमारा लोड के कारण होता है। जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड डालते हैं तो उसकी वाइंडिंग जो कॉपर की बनी होती है उसके लॉसेस का पता चलता है। तो जो हमारा
यहाँ पे आयरन लॉस लिखा है बट ये गलत है, ये होगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर हम आयरन लॉस और कॉपर लॉस की बात करें तो आयरन लॉस हमारा किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आयरन लॉस का पता हम किस टेस्ट के माध्यम से करते हैं, तो आयरन लॉस हमें पता चलता है ओपन सर्किट टेस्ट से, और कॉपर लॉस का पता चलता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।